Hey guys, welcome to our channel. तो कैसे हैं आप guys? So let's start the story. दोनों हेड का झगड़ा मुझे मम्मी के पास छोड़ दीजिए। जो अभी किंग का छोटा भाई खुद उसे हटाकर किंग बनना चाहता है। अंदर ही अंदर वो युद्ध को भड़का रहा है। अगर वार हुआ तो सबसे ज्यादा इफेक्ट आम लोगों के ऊपर ही पड़ेगा। और सुना है अभी किंग को किसी ने जहर दिया था। वो अभी खतरे में है। उन्होंने पहले से इस खबर को बाहर आने से रोक दिया है। पर ये ज्यादा दिन तक नहीं रुक सकता और पैलेस में भी कई गद्दार होंगे। एक बार किंग की बीमार होने की खबर आते ही वार शुरू हो जाएगा। हम अपने लोगों को बस 1-2 दिन में वहां से कैसे निकाले। अब आगे उनकी बात सुनकर एक एयर ऑफिसर बोला, पर हमें उन्हें इंडिया वापस लाना ही होगा। आपको भी पता है कि हमारे देश के कितने बच्चे वहां हैं जो जॉब और पढ़ाई करते हैं। उनमें से बहुत लोग हैं। हमें उन सबको निकालना ही होगा। और अभी भी पॉलिटिशियन और कुछ मिनिस्ट्री चुप बैठे हुए हैं। देश से उन्हें कुछ पता ही ना हो। जब बात आगे बढ़ जाएगी तो ये लोग हम पर ही दोष मत देंगे। उनकी बात सुनकर सामने बैठा सेंट्रल मिनिस्ट्री का हेड ऑफिसर भरत स्पेशल ब्यूरो हेड की तरफ देखकर बोला, मुझे लगता है ये काम एजेंट यति सबसे बेस्ट तरीके से कर सकती है। वैसे भी वो पागल पॉलिटिशियन एजेंट यति को कुछ नहीं कह सकते हैं। सबको पता है एजेंट यति कितनी ज्यादा उल्टी खोपड़ी की लड़की है। अगर उसने इस मिशन को लीड किया तो मुझे भरोसा है कि वो सारे बेवकूफ कुछ नहीं कहेंगे, चाहे आसमान ही टूट कर क्यों ना गिर जाए। अगर एजेंट यति ने उनके बच्चों को वार के बीच में भी फेंक दे और उनके बच्चों को बिना लेकर आ गई तो भी वो कुछ नहीं कहेंगे, क्योंकि उन्हें तो एजेंट यति से हमेशा से डर लगता है। क्या पता वो कब उनके घर में घुसकर उन्हें मार दे। उसके लिए एमएलए मिनिस्टर कुछ मायने नहीं रखता है। उसके लिए एमएलए और मिनिस्टर आम इंसानों से भी गए गुजरे हैं। याद नहीं है क्या पूछी बार कैसे उसने उस मिनिस्टर की चेहरे पर 2 थापड़ दे मारा था और एमएलए जो उछल रहा था उसकी पैर ही तोड़ दिया था। फिर भी उन सब ने कुछ नहीं किया। ना उनके पार्टी के तरफ से किसी ने एजेंट यति के खिलाफ कोई कदम उठाया। उल्टा वो सब तो किसी चूहे की तरह अब 1 साल से किसी बिल में घुसे हुए हैं। शायद अब उन्हें बाहर आकर किसी के सामने मुंह दिखाने में शर्म आ रही है। भरत की बात सुनकर सबको हंसी आ गई, पर वो सब बड़े बड़े पोस्ट पर थे। ऐसे मीटिंग में बीच हंस नहीं सकते थे, पर सबको एजेंट यति के बारे में अच्छे से पता था। वो सच में उल्टी खोपड़ी की थी। जहां से सबका दिमाग खत्म होता है उसकी दिमाग वहां से शुरू होता है। फाइटिंग से लेकर हैकिंग और ट्रीटमेंट किसी में भी कोई उसके मुकाबले में नहीं था। वह तो सबको लगता था एजेंट यति एक लड़का है, पर इस मीटिंग रूम में बैठे सभी इंसान को पता था कि एजेंट यति एक लड़की थी। सिर्फ लड़की नहीं बल्कि एक बहुत खतरनाक लड़की। जो उसे मना करो वो जबरदस्ती वही काम करती थी। और कुछ बड़े बड़े मिनिस्टर, ऑफिसर्स और खुद राष्ट्रपति भी उससे सपोर्ट करते थे। उन्होंने 2 बार उससे मीटिंग भी किया था, वरना आज की तरह वो कभी मीटिंग में ही नहीं आती थी। तभी सामने हेड चेयर पर बैठे स्पेशल फोर्स ब्यूरो की हेड जगमोहन जी घमंड से बोले, मेरी पोती है ही काबिले तारीफ। पर नहीं भरत, मेरी पोती को इस बार मैं वहां नहीं भेजूंगा। हाँ मैं मानता हूँ वो बच्ची बहुत काबिल है, पर मैं उसे इस बार बिल्कुल भी नहीं भेजूंगा। जगमोहन जी फिर से बोले। वहां उसके सबसे ज्यादा दुश्मन छुपे बैठे हैं। अगर उन्हें कहीं से भी भनक लग गई कि इस मिशन को एजेंट यति लीड कर रही है, वो उस पर अटैक जरूर करेंगे और उसे वहां रोकने की कोशिश करेंगे। ऐसा होने पर भले ही उसे कुछ ना हो, मुझे भरोसा है उस पर वहां से आने में 2 दिन से भी ज्यादा टाइम लग जाएगा। क्या पता तब तक वो सन की वार शुरू कर चुका होगा। ऐसा होने से सिर्फ आम जनता ही पिसे जाएंगे। और अगर हम उस वार में इंटरफियर करें तो जरूर देश के साथ हमारा रिश्ता खराब होगा, क्योंकि हमारी गवर्नमेंट ने पहले ही किंग को ठुकरा दिया है और बोल दिया है कि वो उनके बीच की वार में इंटरफियर नहीं कर सकते, क्योंकि ये वार किसी और देश के साथ नहीं हो रहा है बल्कि किंग की गद्दी के लिए हो रहा है। इसमें कोई भी दूसरा देश इंटरफियर नहीं कर सकता। ऊपर से जब वो खुद वार में उलझे होंगे तो हमें हेल्प कैसे करेंगे। हम बस अपनी तरफ से मेडिकल टीम ही भेज सकते हैं। उनकी बातों से बाकी सब सहमत थे। तभी कमांडो फोर्स के हेड प्रशांत चटर्जी जी मुंह बनाकर बोले, कब से तुम्हारी ये घमंड भरी बातें सुन रहा हूं। तुम क्या हमेशा पोती पोती के कर अपना रिश्ता शो ऑफ कर रहे हो। तुमने अगर पहले उसे चुरा ना लिया होता तो वो मेरी पोती होती। फिर भी देखो वो मुझसे भी प्यार करती है। एक दिन उसके दिल में उसका बेस्ट दादाजी तुम नहीं मैं रहूंगा। उनकी बात सुनकर जगमोहन जी कहाँ चुप रहने वाले थे। वो भी उसी एटीट्यूड के साथ बोले, तुम कुछ भी कर लेते बूढ़े, पर मेरी पोती को मैं तुम्हें नहीं दूंगा।
दिल में तो क्या, मैं तुम्हें उसकी दिमाग में भी मुझसे ऊपर नहीं रहने दूंगा, समझे। वहां बैठे सब हैरान थे। इन दोनों ने फिर से लड़ना शुरू कर दिया। ये दोनों हर मीटिंग में लड़ते रहते थे, सिर्फ एजेंट यति किसकी ज्यादा परवाह करती और प्यार करती है ये दावा करने के लिए। ये लोग हर बार मीटिंग में मिलते रहते थे, इसलिए उनके बीच की बॉन्डिंग पुरानी बेस्ट फ्रेंड जैसी गहरी थी। खास करके जब से एजेंट यति ने 3 साल पहले ज्वाइन किया था, तब से सब उसके लिए लड़ते रहते थे, खासकर कर जगमोहन जी और प्रशांत जी। तभी पारा कमांडो फोर्स के हेड दयानंद जी उन्हें रोकते हुए बोले, तुम दोनों क्यों लड़ते रहते हो? वो हम सबके लिए खास है, और प्रशांत, अगर तुम उसे पोती नहीं बना पा रहे हो तो क्यों ना तुम उसे बहू बना लो। तुम्हारे फोर्स का चीफ जो बना है वो भी तो कम उम्र का लगता है, और अगर मैंने एजेंट यति के बराबर पावरफुल किसी को देखा है तो वो तुम्हारा ही ऑफिसर है। तुम भी तो उसे पोते जैसा मानते हो, अगर तुम उन दोनों की शादी करवा दो तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। दयानंद जी की बात सुनकर प्रशांत जी की आंखों में चमक आ गई। अरे वाह, तुमने तो बहुत अच्छा आइडिया दिया है। तभी जगमोहन जी गुस्से से बोले, बिल्कुल भी नहीं, मेरी पोती बहुत छोटी है, वो तुम्हारी कोई बहू नहीं बनेगी। और ऊपर से उस इंसान से शादी बिल्कुल भी नहीं। वो इंसान किसी रॉबर्ट से कम है क्या? वो गिने चुने वार ही बोलता है, दे से बोलने के लिए भी पैसा लगता हो। ऊपर से हम सब ने उसे ठीक से देखा ही नहीं, जब देखो मुंह पर मास्क लगाए रहता है। क्या पता वो बदसूरत हो इसलिए शकल छुपा रहा हो। उनकी बात सुनकर प्रशांत जी भी भड़क गए। तुम कहना क्या चाहते हो मोहन? तुम सब ने नहीं देखा है, पर मैंने उसे अच्छी तरह से देखा, उससे ज्यादा हैंडसम कोई नहीं है। इसलिए मैं चाहता हूं मेरी पोती की शादी उससे हो। और क्या हुआ अगर वो गिने चुने वार बोलता है तो? हमारी बच्ची भी तो गिने चुने वार बोलता है, मुझे तो पूरा भरोसा है दोनों की जोड़ी खूब जमेगी। वो बस सपने देखो, जगमोहन जी गुराते हुए बोले। तभी भरत बीच बचाव करते हुए बोला, बस बस, हम इस बारे में बात करने नहीं आए थे। हमें बाकी एजेंट से बात करके आज रात तक डिसीजन ले लेना चाहिए। वहीं बाकी सब सिर हिला रहे थे, कहाँ वो मिशन की बात करने आए थे और कहाँ शादी की प्रपोजल पर बात चली गई और खत्म भी हो गई। प्रशांत जी ने भी दोनों के लिए एक दूसरे को चुन लिया और उन्हें पूछना भी जरूरी नहीं समझा। वहीं दूसरी तरफ सारिका इस वक्त प्रखर की रूम की तरफ ही जा रही थी। उसकी हाथ में एक फाइल था जिसे वो प्रखर से साइन करवाना चाहती थी। वो एक मॉडल और एक्ट्रेस थी, वो इंटरनेशनल लेवल पर भी 2 बार एडवर्टाइजमेंट शूट कर चुकी थी। पर वो इस बार कहीं और नहीं बल्कि रायजादा एंटरटेनमेंट के अंडर साइन करना चाहती थी, और उसके लिए आगे की शूट करना चाहती थी ताकि हमेशा प्रखर के आसपास रह पाए। रायजादा कॉरपोरेशन के अंडर में ऐसे फैशन कंपनी और कुछ ब्रांड भी होती थी जिसके लिए एडवर्टाइजमेंट शूट होता था। उनके पास खुद का एंटरटेनमेंट कंपनी था। इंडिया में को सबकी पहली पसंद होती थी, वो उनकी ही एंटरटेनमेंट कंपनी थी, और उनके ही साइन आर्टिस्ट को ज्यादातर एड शूट मिलता था। जैसे ही सारिका अंदर जाने को हुई, एक 3 फुट का रॉबर्ट उसके सामने खड़ा हो गया। कोई अंदर नहीं जा सकता, उस रॉबर्ट ने रोबोटिक आवाज में कहा। सारिका उस रॉबर्ट को देखकर चील गई। ये रॉबर्ट प्रखर छोड़कर जाता था। कोई और उसकी रूम क्लीन करने आए उससे ये बात पसंद नहीं थी, क्योंकि काकी जो उसकी बचपन में रूम क्लीन करती थी, उन्हें प्रखर ने आपने विला शिफ्ट करवा दिया था। बाकी सब भी यही चाहते थे कि काकी वहां रहकर प्रखर का ख्याल रखे। फिर भी प्रखर यहाँ कभी कभी आता रहता था, इसलिए उसने बाद में रॉबर्ट यहाँ रख दिया था जो उसके रूम को क्लीन करता था। पर वो किसी घरवाले को अंदर आने से नहीं रोकता था। उसके चिप में ऑलरेडी घरवालों का फोटो का, जिस वजह से सारिका भी अंदर आ जाती थी पहले जब प्रखर रहता था। वहीं कियान सोफे पर बैठे तिरछी नजरों से डोर की तरफ देख रहा था, जहां से उसे सारिका की आवाज सुनाई दे रही थी। फिर उसने अपने डैड को देखा जो किसी मीटिंग में जाने के लिए निकलने वाले थे। कियान ने ही रॉबर्ट की चिप से सारिका की फोटो को हटा दिया था। डैड, क्या मैं भी आपके साथ ऑफिस चल सकता हूं? उसकी बात सुनकर प्रखर ने उसे हैरानी से देखा। ये लड़का कभी भी ऑफिस जाने को तैयार नहीं होता था। जब भी वो उसे अपने साथ ऑफिस चलने के लिए बोलता था, ये लड़का उसे मना कर देता था और कहता था वहां कुछ भी इंटरेस्टिंग चीज नहीं है, और बैठकर अलग अलग लैंग्वेज की किताब पढ़ना ऑफिस जाने से ज्यादा इंटरेस्टिंग है। आज वही लड़का उसे कह रहा था उसे उसके साथ ऑफिस जाना है, तो भला वो कैसे हैरान ना होता। क्या चल रहा है तुम्हारे इस छोटे से दिमाग में? प्रखर अपनी आंखें छोटी करके बोला। कुछ नहीं, अगर आप मुझे ऑफिस नहीं ले जा सकते तो मेरी मम्मी के पास छोड़ दीजिए। मुझे मम्मी के पास जाना है, वरना मैं आपका सीक्रेट दादी माँ को बता दूंगा।
कौन सा सीक्रेट बताओगे तुम, जरा मुझे भी बताओ, प्रखर अपनी टाई ठीक करते हुए बोला। मुझे अच्छे से पता है, कल रात आप मम्मी से मिलने गए थे और सुबह घर आए हैं। ये बात दादी माँ को नहीं पता, मैं बता दूंगा, कियान डेविल स्माइल करते हुए बोला। तो जाओ बताओ किसने रोका है तुम्हें, पर तुम अभी अपनी मम्मी के पास नहीं जा सकते समझे, वरना मैं अपनी बीवी को तुम्हारे आसपास भी नहीं आने दूंगा, प्रखर उसे धमकाते हुए बोला। तो कियान और भी गुस्से में आ गया और बोला, एक बार मम्मी आ जाए फिर देखना कैसे मैं मम्मी को अपनी तरफ करता हूं, और आपको भी उस मिस सारिका आंटी की तरह रूम से बाहर खड़ा कर दूंगा। फिर आप रहना उस चुड़ैल आंटी सारिका के साथ, आपको अंदर भी नहीं आने दूंगा। मम्मी और मैं यहाँ आराम से रहेंगे। उसकी बात सुनकर प्रखर ने दांत पीस लिया और उसे पीछे से पकड़कर ऊपर उठा लिया। तो कियान उसकी गोद में छटपटाने लगा, वो हाथ पैर चला रहा था जो किसी काम का नहीं था। छोड़िए मुझे, वरना मैं मम्मी को कंप्लेन कर दूंगा, फिर मम्मी आपके पास कभी नहीं आएगी। मम्मी मेरी है, सिर्फ मेरी में, आप मुझे ऐसे धमका नहीं सकते हैं। वहीं सारिका, जो रॉबर्ट को बार बार उसकी रास्ता रोकते देख चिढ़ गई थी, क्योंकि इस रॉबर्ट ने पहले तो कभी उसे अंदर जाने से नहीं रोका। उसकी आवाज सुनकर अंकिता जी, सुप्रिया याने पास आ गए थे। स्वाभिमान और प्राची भी आ गए थे। स्वाभिमान मुंह बनाकर बोला, अब ये लड़की यहाँ क्या नाटक कर रही है। दरवाजा थोड़ा खुला हुआ था, इसलिए सबको कियान की चिल्ला कर प्रखर को धमकी देने की आवाज सुनाई दे रही थी। वहीं सारिका के लिए चुड़ैल और उसकी तरह बाहर खड़ा कर दूंगा सुनकर स्वाभिमान की हंसी छूट गई। उसने सारिका को देखा, जिसकी मुंह गुस्से से पूरी तरह से काला पड़ गया था। ये लड़का किसी को भी अपनी बातों से ही गुस्सा दिलाकर मार डालेगा। वहीं बाकी सब भी हैरानी से सुन रहे थे। अंकिता जी और सुप्रिया जी भी हैरान थी। हाय रे, ये लड़का बिल्कुल आपने बाप प्रखर पर गया है, वो भी तो बचपन से ऐसा ही था, और अब भी तो वो ऐसा ही है। वो भी तो सामने नहीं देखता था कि कौन है। सुप्रिया जीना में सिर हिलाकर बोली, हाँ पता नहीं उसे सारिका इतनी नापसंद क्यों है, अंकिता जी भी बोली। वहीं सारिका की आंखों में आंसू आ गए थे, वो भी तो यही बात जानना चाहती थी। तभी प्रखर बाहर आया। कियान भी उसके गले में बाहें डाले लटके हुए था, क्योंकि प्रखर ने उसे बताया था कि वो उसे उसकी मम्मी के पास छोड़ देगा। कियान ने सबको देखा, फिर रॉबर्ट से बोला, अच्छा किया तुमने इन आंटी को रोककर टीन के डिब्बे, वरना ने तुम्हें तोड़ देता। ये रूम मेरा और मेरी मम्मी का है। कियान का सबके सामने नियति को मम्मी बुलाना। हाँ पता नहीं उसे सारिका इतनी नापसंद क्यों है, अंकिता जी भी बोली। वहीं सारिका की आंखों में आंसू आ गए थे, वो भी तो यही बात जानना चाहती थी। तभी प्रखर बाहर आया। कियान भी उसके गले में बाहें डाले लटके हुए था, क्योंकि प्रखर ने उसे बताया था कि वो उसे उसकी मम्मी के पास छोड़ देगा। कियान ने सबको देखा, फिर रॉबर्ट से बोला, अच्छा किया तुमने इन आंटी को रोककर टीन के डिब्बे, वरना मैं तुम्हें तोड़ देता। ये रूम मेरा और मेरी मम्मी का है। अब आगे उस टीन की डब्बे को भी हैरानी और दुख होता अगर उसके पास भावना होती तो। किया उसे ऐसे डांट रहा था जैसे वो कोई छोटा बच्चा है और उसकी बात को समझ सकता है। आगे भी ऐसे ही खड़ा रहना, टीन के डिब्बे इन्हें अंदर मत आने देना। जब देखो मेरी मम्मी की जगह छीनने की कोशिश करती रहती है। उसने सारिका की तरफ उंगली पॉइंट करके बोला। वहीं कियान की बात सुनकर तो सब और भी हैरान हो रहे थे। ये लड़का सच में आपने बातों को बोलता नहीं बल्कि दूसरी के मुंह पर पत्थर की तरह फेंकता है। सारिका को बहुत बुरा लग रहा था, कियान उसे इतनी नापसंद क्यों कर रहा है। उसे ये बात समझ नहीं आ रही थी। वो आगे गई और अपनी आंसू छुपाते हुए बोली, प्रखर क्या आप मेरी कॉन्ट्रैक्ट में साइन कर देंगे? मैं बस ये आपसे साइन कराने के लिए ही लेकर आई थी। चलिए डैड, मुझे मम्मी के पास जाना है। अगर आप अभी नहीं चले तो मैं मम्मी से कह दूंगा कि आप इस चुड़ैल आंटी से प्यार करते हो। फिर मम्मी आपसे प्यार नहीं करेगी, न ही शादी करेगी। मैं भी मम्मी के साथ ही रहूंगा। फिर आप रहना जंगल में अकेले। कियान प्रखर की गोद में हाथ पैर चलाते हुए गुस्से से बोला। वो नहीं चाहता था कि उसके डैड इस लड़की के आसपास भी रहे। उसे कॉन्ट्रैक्ट का मतलब उसके डैड जैसे बिजनेस डील में कॉन्ट्रैक्ट साइन करते थे वैसा ही लग रहा था। उसे लग रहा था अगर उसके डैड ने साइन कर दिया तो ये चुड़ैल लड़की उसके डैड का पीछा नहीं छोड़ेगी। उसे तो अपने डैड एकदम से बुद्धू लग रहे थे, जो उस लड़की की जाल में फंसने वाले थे, और वो खुद को सबसे बेस्ट समझता था और अपने डैड को बचा रहा था। प्रखर भी समझ गया उसका ये पिद्दी बेटा क्या करना चाहता है। उसने सारिका को देखा, जो थोड़ा दुखी होकर और उसकी तरफ उम्मीद लिए देख रही थी। उसने बिना भाव के कहा, मुझे देर हो रही है मीटिंग के लिए, मैं बाद में साइन कर दूंगा, किसी के हाथ भेज देना।
इतना कहकर वो वहां से चला गया। स्वाभिमान और प्राची ने भी सारिका की शकल को देखा। स्वाभिमान बोला, सारिका दी, आपकी गाल फूल गया है। लगता है आप गुस्से में हैं, पर आपको बच्चे की बात को दिल से लेने की जरूरत है। इतना कहकर वो भी हंसते हुए वहां से चला गया। प्राची भी बोली, मुझे भी कॉलेज जाना है, मैं जा रही हूँ। वो भी वहां से चली गई। अब वहां सिर्फ अंकिता जी, सुप्रिया जी और सारिका खड़ी थी। तीनों ही हैरान थी। सबसे ज्यादा तो सारिका हैरान थी स्वाभिमान की बात सुनकर। क्या मतलब है कि उसे कियान की बातों को दिल से लेना चाहिए। तभी अंकिता जी बोली, सारिका बेटा, तुम कियान की बात को दिल से मत लो। वो तो अभी बच्चा है, इसलिए कुछ भी बोल जाता है। इतना कहकर वो भी वहां से नीचे चली गई। भाभी ने ठीक कहा, तुम्हें इतना ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। तुम्हें तो पता है ना, कियान बच्चा शुरू से ही ऐसा है। वो किसी के साथ जल्दी घुलता मिलता नहीं है। चलो रूम में जाओ, बाद में ऑफिस चली जाना साइन लेने। इतना कहकर वो भी वहां से चली गई। सारिका तो डे से बेवकूफ की तरह खड़ी थी। स्वाभिमान ने कहा, कियान की बात को दिल से लो, और अंकिता जी ने कहा, दिल से मत लो। उसने अपना सिर झटका और उस रॉबर्ट की तरफ फिर से देखकर वहां से चली गई। वहीं दूसरी तरफ कियान और प्रखर कार में थे। कियान सीट पर बिल्कुल शांत, पैर पर पैर चढ़ाए किसी राजा की तरह बैठा था और अपने डैड को घूरे जा रहा था। वहीं प्रखर उसे इग्नोर करके अपना काम कर रहा था। डैड, आप झूठ तो नहीं बोल रहे हो? ये रूट तो ऑफिस की तरफ जाता है ना? मुझे अच्छे से याद है, पहले हम इसी रास्ते से ऑफिस जा चुके हैं। ये तो मम्मी की घर का रास्ता नहीं है। मुझे नहीं जाना आपके साथ ऑफिस। कार रोकिए, मैं वहीं से खुद अपनी मम्मी के पास चला जाऊंगा, कियान गुस्से से बोला। चुपचाप बैठो, मैं तुम्हें तुम्हारी मम्मी के पास ही छोड़ने जा रहा हूं। प्रखर सख्त भाव से बोला। वो इसे अपनी बनी के पास छोड़ना तो नहीं चाहता था, क्योंकि उससे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होता था कि कोई नियति के पास आए। कियान भी नहीं, उसे कियान से भी जलन होती थी। कियान चुपचाप बैठ गया। उसे बस अपनी मोम के पास जाने से मतलब था। चाहे उसके डैड किसी भी रास्ते से ले जाए, अगर उन्होंने उसके साथ चीटिंग किया तो वो उन्हें छोड़ेगा नहीं। थोड़ी देर में वो रेस्टोरेंट में पहुंचे। प्रखर ने पता करवाया था उसकी बनी यहाँ किसी मीटिंग के लिए आई है, इसलिए वो कियान को यहाँ ले आया था। ये उसके ऑफिस से बस थोड़ा दूर था। अगर नियति को जाना हुआ तो वो आकर कियान को ले सकता था। चलो, यहीं पर तुम्हारी मम्मी है। कियान ने उसे आंखें छोटी करके संदेह से अपने डैड को घूरा, फिर कुछ ना बोलकर वहां से निकलकर बाहर चला गया। दोनों अंदर चले गए। कियान अब प्रखर की गोद में चढ़ने को तैयार नहीं था। अगर सच में उसकी मम्मी यहाँ होगी तो उसे डैड के गोद में देखकर क्या सोचेगी। यही कि कियान एक छोटा बच्चा है और वो उन्हें प्रोटेक्ट नहीं कर सकता है। वो अपनी मम्मी के सामने खुद को बड़ा और समझदार दिखाना चाहता था। दोनों ने अंदर जाकर इधर उधर देखा, फिर आगे चला गए। ये रेस्टोरेंट काफी बड़ा था। यहाँ 4 फ्लोर तरफ प्राइवेट रूम था, क्योंकि यहाँ बहुत सारे प्राइवेट मीटिंग और बिजनेस डील होता था। प्रखर को पता था नियति किस रूम में है। वो सीधा 3rd फ्लोर पर चले गए और आगे एक रूम के बाहर गार्ड खड़े थे। यहाँ नियति की मीटिंग चल रही थी। डैड, क्या मम्मी यहीं है? कियान ने जल्दी में आपने डैड की हाथ को खींचते हुए पूछा। कियान की आवाज सुनकर सभी गार्ड्स ने नीचे झुककर उस छोटे बच्चे को देखा। हाँ, तुम्हारी मम्मी रूम में है, प्रखर ने जवाब दिया। ये सुनकर कियान की आंखें चमक गई। वो जल्दी से दरवाजे की तरफ बढ़ा। वहीं गार्ड्स प्रखर की बातें सुनकर हैरान थे। यहाँ तो उनकी बॉस की मीटिंग चल रही है। ये कौन है जो आपने बच्चे को कह रहा है कि उसकी मम्मी अंदर है? अंदर 2 लड़कियां भी मीटिंग रूम में, क्या ये उनमें से किसी का बेटा है? अगर है तो ये मीटिंग में बीच कैसे जा सकता है, और ये इंसान उसे जाने भी दे रहा था। उनकी बॉस जरूर गुस्से से फट पड़ेगी। क्या इस इंसान को डर नहीं है कि उसकी बीवी की जॉब चली जाएगी और उसके बेटे को भी डांट पड़ सकती है? कितना प्यारा दिखने वाला बच्चा है ये। उन्होंने कियान को अपनी बॉस के साथ रिलेट ही नहीं किया, क्योंकि उनकी बॉस तो बहुत छोटी थी। तभी कियान के सामने एक गार्ड खड़ा हो गया और बोला, बच्चे, तुम अंदर नहीं जा सकते। अगर सच में तुम्हारी मम्मी अंदर है तो तुम्हें यहीं बाहर उनकी बाहर आने तक इंतजार करना होगा। अंदर जरूरी मीटिंग चल रहा है। उस गार्ड की बात सुनकर कियान ने गुस्से से उसे घूरा और बोला, क्यों? जब मेरी मम्मी अंदर है मैं बाहर क्यों रहूं? मेरी मोम को अगर पता चला कि तुम लोगों ने मुझे रोका है तो मेरी मम्मी तुम सबको यहां से निकाल देगी। तुम लोग मुझे रोक नहीं सकते हो, इसलिए मेरे रास्ते से हट जाओ। कियान ने उस गार्ड को धक्का दिया, पर उसे जब वो हिला नहीं पाया तो गुस्से से उसकी साइड से निकल गया। वहीं उसकी बात सुनकर सब हैरान थे। अरे रुको, सब थोड़ा हैरान थे। इसका फायदा उठाकर कियान डोर की तरफ भाग गया।
वो बहुत स्पीड से भाग रहा था, इधर उधर उछल रहा था जैसे कोई बंदर हो। आप अपने बेटे को रोकिए मिस्टर, देखिए अगर वो अंदर चला गया मीटिंग के बीच तो प्रॉब्लम हो जाएगी, आपकी बीवी की जॉब भी चली जाएगी। वहीं कियान जो उछल रहा था उसने जल्दी से डोर खोला और अंदर चला गया। वहीं प्रखर शांत खड़ा था जैसे इससे उसका कोई लेना देना ही ना हो। गार्ड की बात सुनकर उसकी दिलचस्पी जाग गई। उसकी बीवी की कंपनी ने उसे कौन बाहर निकलेगा, ये लोग किसे उसकी बीवी समझ रहे हैं। ठीक है, निकाल दो मेरी बीवी को जॉब से, इतना कहकर प्रखर ने किसी को मैसेज किया और वहां से चला गया। कुछ गार्ड्स हैरान थे, ये आदमी क्या पागल है। वहीं एक गार्ड कियान के साथ ही अंदर चला गया था। अंदर रूम में लाइट डिम थी, सिर्फ प्रोजेक्टर पर साइड शो हो रहा था। कियान ने प्रोजेक्टर स्क्रीन की लाइट से अपनी ब्यूटीफुल मम्मी को देखा और चिल्लाया, मम्मी कियान आपसे मिलने आ जाता है। एक बच्चे की आवाज सुनकर सबने गेट की तरफ देखा। रचित ने जल्दी से लाइट ऑन कर दिया। मैम ये बच्चा पता नहीं कौन है, जबरदस्ती अंदर घुस आया है, मैं अभी उसे समझाकर बाहर ले जाता हूँ। इतना कहकर उसने कियान की हाथ को पकड़ लिया तो कियान गुस्से से छटपटाने लगा। मम्मी कियान को बचाओ, मुझे बाहर नहीं जाना, कियान चिल्लाया। उस गार्ड ने हल्के से कियान को पकड़ा हुआ था, कहीं उसे दर्द ना हो। कियान उसे बहुत मासूम और प्यारा लगा था पर वो शैतानी कर रहा था। वहीं बाकी सब भी हैरान थे, ये बच्चा है किसका। रूम में दो लेडीज भी थे, सबने उनकी तरफ देखा तो उन दोनों ने भी सिर हिला दिया। छोड़ो उसे। तभी एक शांत मगर कोल्ड आवाज आई। ये नियति की आवाज थी। गार्ड ने जल्दी से कियान की हाथ को छोड़ दिया। कियान भागकर जाकर नियति की गोद में चढ़कर बैठ गया और उसकी गले में बाहें डालकर बोला, मम्मी आई मिस यू। उसने नियति की गाल पर किस किया। नियति ने भी कुछ नहीं कहा और धीरे से बोली, मिस यू टू। वैसे आप यहाँ किसके साथ आए हो। डैड के साथ, वो मुझे यहाँ छोड़कर चले गए, कियान बोला। वहीं मीटिंग रूम में सब हैरानी से ये सब देख रहे थे। किसी को लगा नहीं था कि मिस शेखावत का एक बेटा होगा, वो भी इतना बड़ा। उन्हें तो लगता था एनएस इन्वेस्टमेंट की सीईओ मिस शेखावत सिर्फ 17-18 साल की है और उसे देखकर भी तो यही लग रहा था, तो फिर इतना बड़ा बेटा कहाँ से आ गया। रचित तो खुद ही हैरान था, उसकी बॉस जो सिर्फ 17 साल की है, उनका 3 साल का इतना बड़ा बेटा कहाँ से आ गया। क्या 14 साल में? नहीं नहीं, ये वो क्या सोच रहा है। उसने आपने सिर को झटका। वहीं जो गार्ड वापस जा रहा था वो भी उतना ही हैरान था। है भगवान, वो 4 सालों से बॉस के लिए काम कर रहे हैं, उन्हें कैसे पता नहीं चला कि कब उनकी बॉस का इतना बड़ा बेटा हो गया। नियति बाकी सबको देखकर बोली, आप बाकी डिस्कस मेरे असिस्टेंट के साथ कर लीजिए। इतना कहकर वो कियान को लेकर उठी और वहां से बाहर चली गई। मिस्टर रचित, क्या ये बेटा मिस शेखावत का है? एक आदमी ने पूछा। प्लीज पर्सनल क्वेश्चन मत पूछिए, रचित बोला और बाकी बातें करने लगा। वो क्या कहता कि उसे भी नहीं पता कि उसकी बॉस का इतना बड़ा बेटा कहाँ से आ गया। वहीं नियति एक दूसरे प्राइवेट रूम में चली गई। क्या आपने खाना खाया है? नियति ने प्यार से कियान की सिर को सहलाते हुए पूछा। कियान ने ना में सिर हिला दिया, नहीं मोम, में जल्दी डैड के साथ आ गया आपसे मिलने, इसलिए मैंने खाना नहीं खाया। नियति को उसकी मासूम आंखों को देखकर प्यार आ रहा था, पर उसे पता था ये प्यारा तो है पर शरारती भी है। फिर भी उसे प्रखर और उनके घरवालों पर थोड़ा गुस्सा आ रहा था। घरवालों का छोड़ो, क्या मिस्टर रायजादा को नहीं पता कियान का कंडीशन कैसा है। उसे टाइम टू टाइम प्रोटीन मिलना जरूरी है, वरना उसकी ब्लड का केमिकल और अजीब जीन्स बैक्टीरिया की तरह और भी खतरनाक तरीके से और जल्दी कियान की ऑर्गन पर अटैक करेंगे। ठीक है, तुम्हें क्या पसंद है बताओ, मैं तुम्हारे लिए ऑर्डर कर दूंगी। कियान ने कुछ हेल्थी डिशेज का नाम लिया क्योंकि उसे भी अनहेल्दी चीजें पसंद नहीं था। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले चैप्टर में। तब तक के लिए स्टे हैप्पी एंड स्टे हेल्थी। प्लीज लाइक शेयर कमेंट रिव्यू जरूर दीजिए ताकि मुझे आगे मोटिवेशन मिले। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई फ्रेंड्स, नेक्स्ट एपिसोड कम सून, टेक केयर, बाय।